नमस्कार दोस्तों। रिजेक्शन एनालिसिस का नवंबर 2023 का वीडियो आज प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। तो 3 केसेस डिस्कस करूँगा आज आपके साथ। तो ये वो वाले केसेस हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर ही थे। यूजुअली जब आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, जो एग्जिस्टिंग कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ काम, उनको तो पता ही है कि जब कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट का लोन हमारे पास आता है रिन्यूअल के लिए या एनहांसमेंट के लिए, तो उसके ऊपर पुश कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है कि भाई एग्जिस्टिंग कस्टमर ही है, इसका प्लेन रिन्यूअल तो करना ही पड़ेगा। प्लेन रिन्यूअल में भी काफ़ी पुश होता है, अगर क्लाइंट का कंडक्ट खराब भी हो तब भी प्लेन रिन्यूअल के लिए पुश होता है, या कंडक्ट थोड़ा बहुत ठीक है तो एनहांसमेंट के लिए पुश होता है। तो आज 3 केसेस ऐसे ही डिस्कस करेंगे जिसमें हमने एग्जिस्टिंग केसेस ही थे हमारे, और एग्जिस्टिंग केसेस को ही हमने रिन्यू करने से या एनहांसमेंट देने से मना किया, और वो क्यों मना किया आज वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले केस से शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट केस था प्लेन रिन्यूअल केस। तो खाली एग्जिस्टिंग लिमिट को ही रिन्यू करना था हमने नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए। जो क्लाइंट था उसकी लिमिट 30 लाख रुपए की लिमिट चल रही थी हमारे पास खाली, और उसके अगेंस्ट उसने इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हमारे पास मॉर्गेज करी हुई थी जिसकी वैल्यू लगभग 60 लाख रुपए के करीब की वैल्यू थी। 60 लाख रुपए की वैल्यू थी, एंड अकॉर्डिंगली 200% कवर, दुगना कवर के साथ हमने उसको सैंक्शन किया हुआ था। तो एक तो प्लेन रिन्यूअल का केस, ऊपर से लिमिट छोटी और ऊपर से 200% कवर। तो कई बार तो ऑर्गेनाइजेशन में इतना ही बहुत माना जाता है कि भाई ठीक है, इतना है तो कोई बात नहीं, अगले 12 महीने के लिए रिन्यू कर दो। काफ़ी प्रेशर आता है, अगर नहीं भी करना तो नहीं करने का भी मन, चैलेंजेस भी हैं तो तब भी एग्जिट रिन्यूअल कर दो, बट रिन्यू कर दो। तो क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स में था, और उसकी जो 2023 में सेल्स क्लोज हुई थी वो थी 2 करोड़ के करीब की सेल्स। तो 2 करोड़ का 20% अपना बनता है 40 लाख रुपए, तो उसकी लिमिट 30 लाख थी, तो वेल विद इन द टर्नओवर लेवल थी उसकी लिमिट। तो हमने डिसीजन क्या किया इस केस में, हमने इसका रिन्यूअल करने से ही मना कर दिया। हमने इसका रिन्यूअल करने से मना कर दिया और हमने इस अकाउंट को कलेक्शन टीम को हैंड ओवर कर दिया। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं कोई इसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा आपको, जो प्रैक्टिकल मैंने खुद ने किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो कलेक्शन टीम को हमने हैंड ओवर कर दिया कि भाई आप जाइए और इस बंदे से पैसे कलेक्ट करके आइए। ऑल्दो हमारी इंटरेस्ट सर्विसिंग वगैरह भी टाइम पे थी, इंटरेस्ट सर्विसिंग ओके थी, एंड कोई ओवरड्रॉन भी नहीं था लिमिट में, कोई ओवरड्रॉन भी नहीं की थी लिमिट। तो हमने कलेक्शन टीम को तब भी बोला कि भाई आप इस लिमिट को बंद करवाइए। क्यों बोला? क्योंकि जो लिमिट्स होती हैं आप जानते हैं कि ऑलवेज रीपेबल ऑन डिमांड होती है। रीपेबल ऑन डिमांड होती है मतलब इनके पैसे बैंक कभी भी मंगवा सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि टेन्योर है तो उस टेन्योर के पहले आप कैसे मांग सकते हो कैसे नहीं। रीपेबल ऑन डिमांड होती है, आपकी सैंक्शन लेटर में भी लिखा होता है, ये आप भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्यों मना किया? देखिए, कंसर्न्स क्या क्या थे हमारे पास। पहला कंसर्न था कि वो सेल्स की रूटिंग हमारे साथ नहीं कर रहा था, सिर्फ 40% रूटिंग थी। अगर 2 करोड़ की उसकी सेल्स है तो उसमें 40% यानी कि अराउंड 80 लाख रुपीस की सेल्स ही हमारे अकाउंट के थ्रू रूट हो रही थी। हमने लास्ट ईयर इसका रिन्यूअल किया था नवंबर 2022 में, नवंबर 22 में रिन्यूअल किया था। तो उसका एक अदर बैंक के पास करंट अकाउंट था, अदर बैंक के पास करंट अकाउंट था। तो हमने बोला था कि भाई तेरे को ये अकाउंट विद इन 30 डेज क्लोज करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी मेजर रूटिंग इसी अकाउंट से कर रहा था, ठीक है। तो दूसरे बैंक का अकाउंट को हमने बंद करवाने के लिए बोला था। हमने उस टाइम भी इसको एग्जिट रिन्यूअल किया था, एग्जिट रिन्यूअल कंसर्न्स की वजह से कि भाई चल ठीक है, इसको टाइम आने पे एग्जिट कर देंगे जब भी मौका मिला, रिटेन नहीं करेंगे, बट अभी रिन्यू कर देते हैं 12 महीने के लिए। तो हमने 30 दिन का यह कंडीशन डाल दिया कि भाई ठीक है बंद करवाएगा। क्लाइंट ने भी सैंक्शन लेटर को एक्सेप्ट किया, साइन किया। बट अभी 1 साल बाद क्या हो रहा है कि वही 40% की हमारे पास रूटिंग है, और क्लाइंट ने दूसरे बैंक का करंट अकाउंट अभी भी ऑपरेट कर रहा है और धड़ल्ले से काम कर रहा है, और हमारे साथ रूटिंग नहीं कर रहा। तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ क्लाइंट की लिमिट है, बिल्कुल नेक टू नेक फुल यूटिलाइज्ड लिमिट थी। ये भी एक साइन होता है कि क्लाइंट ने पूरा पैसा फंसा के रखा हुआ है। फुल यूटिलाइजेशन लिमिट 2 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल भी हो जाती, बट करंट ईयर में क्लाइंट की टर्नओवर में शार्प डिप आया। क्लाइंट ने लास्ट ईयर में अक्टूबर 22 तक, यानी अप्रैल 22 से अक्टूबर 22 तक लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए की सेल की थी। और इस साल क्लाइंट ने अप्रैल 23 से लेके अक्टूबर 23 तक खाली 57 लाख रुपए की सेल की, ठीक है। तो बहुत ज्यादा शार्प डिप सेल्स में उसका देखने को मिला। बाउंसिंग्स इस साल करंट ईयर में, उसके करंट ईयर में इनवर्ड चेक बाउंस तो आप समझते हैं ना, उसके खुद के इशूड चेक जो थे वो बाउंस हो रहे थे।
उसके जो कुछ थोड़े बहुत ऑटो लोन्स वगैरह भी चल रहे थे, उनकी ईएमआईज में भी हमें बाउंसिंग नज़र आ रही थी काफ़ी। हर महीने लगभग 25 से 30 बाउंसिंग्स उसके अकाउंट में नज़र आ रही थी। डिफ़ॉल्ट, ये केस हमारा पीएनबी से टेक ओवर का केस था। तो पीएनबी की लिमिट क्लाइंट को खुद से बंद करवानी थी। पीएनबी की लिमिट क्लाइंट को खुद से बंद करवानी थी। तो क्लाइंट ने बोला था कि मैं इसको बंद करवा दूंगा लास्ट ईयर। तो अब क्या हुआ कि क्लाइंट ने हमें तो अपफ्रंट एक सेपरेट प्रॉपर्टी देके हमसे लिमिट रिलीज करवा ली और हमसे टाइमलाइन ले लिया कि वो 30 दिन में पीएनबी की लिमिट बंद करवा देगा। ये पिछले से पिछले साल हुआ था, यानी नवंबर 21 में जब हमने अकाउंट ऑनबोर्ड किया था तो पीएनबी की लिमिट चल रही थी उसकी। ठीक है, तो वो खाली 10 लाख रुपए की ही लिमिट थी। ठीक है, तो 2 साल पहले क्लाइंट ने जब ऑनबोर्ड करने का टाइम आया तो क्लाइंट ने बोला कि भाई आप ये अलग प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हमसे ले लो और हमें 30 लाख रुपए की लिमिट दे दो, और मैं पीएनबी की लिमिट अपनी 10 लाख की ही खाली लिमिट है और मेरी टर्नओवर भी अच्छी खासी है, तो आप 30 दे रहे हो, 10 ये दे रहे हो, तो 40 लाख रुपए टोटल में तो मेरा कोई ओवर फंडिंग हो नहीं रही, तो मैं इसको 30 दिन के भीतर भीतर बंद करवा दूंगा। ऐसा उसने किया नहीं। तो लास्ट रिन्यूअल भी जब नवंबर 22 में किया तो तब भी उसने कमिट किया कि मैं 30 दिन के अंदर बंद करवा दूंगा। तो पीएनबी की लिमिट अभी भी चल रही थी, और अब इसमें क्या हुआ था कि पीएनबी की लिमिट में इसने डिफॉल्ट कर दिया था। डिफॉल्ट कर दिया था और उसकी डाउटफुल वन रिपोर्टिंग आ गई थी और उसका ओवरड्यू पीएनबी की लिमिट का 11 लाख रुपए दिखा रहा था, जिसकी वजह से इसका सिबिल स्कोर, सीएमआर स्कोर बुरी तरह से खराब हो चुके थे। ठीक है, तो क्लाइंट अपनी किसी भी बात पे स्टैंड नहीं कर रहा, बिल्कुल अपना कंडक्ट खराब कर चुका है। साफ साफ नजर आ रहा है कि बाउंसिंग से भी नजर आ रहा है, शार्प डिप ऑफ टर्नओवर से भी नजर आ रहा है, रूटिंग के तौर पे भी उसका साफ नजर आ रहा है कि वो दूसरे किसी बैंक में करंट अकाउंट मेंटेन करके वहाँ के बिजनेस अपना निपटारा करना चाह रहा है, हमारे पास जानबूझ के कुछ करना नहीं चाह रहा है एंट्री, ताकि इस बैंक को मेरी ज़्यादा कोई डिटेल्स पता ना चले या कल को कुछ नुकसान हुआ तो ये बैंक मेरी एंट्रियाँ रोक के ना बैठ जाए। ठीक है, तो इन्हीं कारणों के अंदर रहते हुए जब हमने क्लाइंट से भी बात की तो उसके पास किसी चीज़ का कोई आंसर नहीं था। फिर वो वही कह रहा था कि मेरे को दूसरे बैंक का करंट अकाउंट बंद करने के लिए टाइमलाइन चाहिए। ये डिफॉल्ट कहता मैं बंद कर दूंगा जी, बंद कर दूंगा, 2-3 महीने का और टाइम दे दो मुझे मैं बंद कर दूंगा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तो वो किसी भी बात पे स्टैंड नहीं कर रहा था अपनी। तो हमने अल्टीमेटली फैसला किया कि हम इसको रिन्यू ही नहीं करेंगे और हमने इस अकाउंट को कलेक्शन टीम को हैंड ओवर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। देन सेकंड केस के ऊपर मैं आता हूँ। सेकंड केस भी हमारा एग्जिस्टिंग केस था, तो वो रिन्यूअल कम एनहेंसमेंट का केस था। तो एग्जिस्टिंग लिमिट चल रही थी उसकी और प्लस कुछ एनहेंसमेंट की डिमांड थी क्लाइंट की। क्लाइंट की क्या प्रोफाइल थी कि वो ट्रेडिंग ऑफ यार्न में था, धागे की ट्रेडिंग करता था। जो मिल्स होती हैं जो धागा मैन्युफैक्चर करती हैं गुजरात वगैरह में या लुधियाना में भी, उन मिल्स से इसकी डायरेक्ट बाइंग थी। और जो एंड यूजर्स हैं जैसे होजरी वाले हो गए या कोई जिनको भी कपड़े धागे से कुछ बनाना है, तो उन एंड यूजर्स को सप्लाई थी। तो प्रोफाइलिंग वाइज कोई दिक्कत नहीं थी, प्रोफाइलिंग ओके है क्योंकि आप डायरेक्ट मिलों से ले रहे हैं माल, राइट। सीएमआर 3 था स्कोर उसका, सिबिल स्कोर सबके 750 प्लस थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी एग्जिस्टिंग लिमिट जो हमारे पास चल रही थी ओडी लिमिट चल रही थी, ओवरड्राफ्ट लिमिट 4.95 करोड़ रुपीस की। और अब वो कह रहा था कि मेरी इस लिमिट को 2 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ से बढ़ा के 7 करोड़ के आसपास कर दिया जाए। और हम 5 करोड़ से ऊपर यूजुअली ओवरड्राफ्ट लिमिट देते नहीं है, तो हमने प्रपोजल किया था कि भाई हम कैश क्रेडिट लिमिट में कन्वर्ट करेंगे और 7 करोड़ आपको कैश क्रेडिट की शेप में देंगे, राइट। तो ये एक फर्म थी। इसकी एक और ग्रुप फर्म भी थी, सेकंड फर्म, उसका भी सेम काम था ट्रेडिंग ऑफ यार्न का। और उसका जो धागा था वो अलग किस्म का था और इस फर्म में अलग किस्म का धागा ट्रेड होता था। तो सेकंड फर्म में भी हमारी 4.95 करोड़ की जो है वो लिमिट चल रही है और उस लिमिट की नील यूटिलाइजेशन थी उस लिमिट की। और उस फर्म में लगभग इसकी टर्नओवर जो है वो 180 करोड़ की टर्नओवर है। ठीक है, यूज ही नहीं करता लिमिट उस फर्म में। अब 4.95 करोड़ इसमें, 4.95 करोड़ इसमें, तो टोटल मिला के इसकी लिमिट हो गई 4 और 4 8 और 90 और 90 1 80। तो ये हो गया 9 करोड़ 90 लाख रुपए के करीब का एक्सपोजर हो गया। 9.90 करोड़ के करीब का दोनों फर्म्स में एक्सपोजर हो गया। और उसके अगेंस्ट इसने हमें कोलेटरल क्या दी हुई थी, एक तो एक अच्छी लोकेलिटी में कमर्शियल प्लॉट दिया हुआ था 12 करोड़ रुपए की वैल्यू का, एक कमर्शियल दुकान इसने दी हुई थी अपना ऑफिस 70 लाख रुपए का, और एक SOIP 3.5 करोड़ की दी हुई थी उसने, मतलब गोडाउन टाइप प्रॉपर्टी थी। तो ये इसने कोलेटरल्स ऑफर थी इसके पास। तो 12 प्लस 3.5,
ये हो गया अपना 15.5 प्लस 70 लाख रुपए, तो ये हो गया हमारे पास 16 करोड़ 20 लाख रुपए। 16.20 करोड़ रुपए की हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, तो 9.90 करोड़ ऑलरेडी चल रहा था, प्लस इसमें लगभग 2 करोड़ रुपए और प्लस करने थे अप्रोक्सीमेटली, और 11-12 करोड़ आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलिए कि 12 करोड़ के करीब का एक्सपोजर रहना था अगेंस्ट दिस मच कोलेट्रल। बैंकिंग में कोई इशू नहीं था, बैंकिंग कंडक्ट बिल्कुल ओके था क्लाइंट का, सिबिल्स भी ओके थे, कोलेट्रल टाइप भी ओके था। अब चैलेंजेस क्या थे प्रपोजल में? चैलेंजेस क्या थे? क्लाइंट को हमने 2022 में ऑनबोर्ड किया था, इस साल में लास्ट ईयर हमने ऑनबोर्ड किया था क्लाइंट को, और उस टाइम क्लाइंट की लिमिट 1 करोड़ चल रही थी। इस फर्म की ही वाली बात कर रहा हूं मैं, 1 करोड़ की लिमिट चल रही थी, और हमने 1 करोड़ से उसकी लिमिट कितनी कर दी? 4.95 करोड़ रुपीस। तो 5 गुना 5x एनहेंसमेंट दे के हम क्लाइंट को ऑनबोर्ड करके लेके आए। देखिए एग्जिस्टिंग केसेस में इसी चीज का मजा होता है। अब यही केस आपके पास एज अ फ्रेश केस आए तो आपका देखने का नजरिया होगा कि अच्छा सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। एग्जिस्टिंग केस में जब आपने केस को किया होता है ना, तो आपके पास एक हिस्ट्री होती है, एक बैकग्राउंड होता है, तो आपको एक अलग नजरिया देखने को मिलता है केस का। तो 2022 में जब हमने ऑनबोर्ड किया, जिस टाइम 72 करोड़ रुपीस की सेल थी, तो हमने इसको 5 गुना इसको वो दी एनहेंसमेंट। ठीक है, तो उस टाइम इसने बोला था कि 2023 में मैं अराउंड 90 करोड़ रुपए की सेल्स कर दूंगा, 90 करोड़ की सेल कर दूंगा। तो हमें कंफर्ट था कि ओवरऑल ग्रुप दूसरी फर्म भी काफी स्ट्रांग थी जिसको हम लेके आ ही चुके थे, तो हमने सोचा कि चलो टोटल ग्रुप वाइज कंफर्ट ले लेते हैं, तो टर्नओवर अचीव कर लेगा। पर 90 करोड़ के अगेंस्ट इसने अचीव कितना किया? खाली 52 करोड़ रुपीस अचीव किया। ठीक है, एबिटा मार्जिन इसका 1% के लगभग है, तो इंडस्ट्री में ये स्टैंडर्ड है, यान की इंडस्ट्री में कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि कम है, रिस्की होती है ये चीज़, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ये। तो पैट मार्जिन भी इसका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के आसपास ही है। AT&W जो उसकी एडजस्टेड कैपिटल है वो 2.25 करोड़ रुपए की थी 2022 में। अब कैपिटल में भी डिप आ गया था, 1.3 करोड़ रुपीस की कैपिटल थी। इसने कैपिटल कुछ अपनी ग्रुप कंसर्न्स को, सिस्टर कंसर्न्स को डाइवर्ट कर दी थी, जिसकी वजह से इसकी जो गेयरिंग रेशो है वो भी ऊपर चली गई, और जो लीवरेज है वो भी एक हाई रिस्क साइड पे चली गई 6 के करीब, जो कि इन ट्रेडर प्रोफाइल्स में तो 3 से 3.5 से कम ही होनी चाहिए, 4 से कम होनी चाहिए। ठीक है, करंट रेशो भी इसकी 1.2x से फिर 1x ही रह गई। तो आपको पता है कि अब ये 7 करोड़ का अमाउंट था, तो 7 करोड़ का अमाउंट जस्टिफाई करने के लिए हमें टर्नओवर मेथड नहीं लगाना था, हमें एमपीबीएफ मेथड के ऊपर काम करना था। 5 करोड़ तक यूजली एमपीबीएफ मेथड, टर्नओवर मेथड के ऊपर काम कर सकते हैं, तो वो हमारा जस्टिफाई हो ही जाता था। अब एमपीबीएफ के ऊपर काम करना था, तो एमपीबीएफ के ऊपर आपको मिनिमम से मिनिमम 1.33x की करंट रेशो चाहिए होती है अपना एमपीबीएफ मीट कराने के लिए। इसकी तो 1x की ही करंट रेशो थी, तो यानी कि इससे हेल्दी कैपिटल इन्फ्यूजन रिक्वायर्ड थी, काफी कैपिटल इन्फ्यूजन रिक्वायरमेंट इससे बनती थी क्लाइंट से। ठीक है, स्टॉक डेज, धागे की ट्रेडिंग वाले कभी स्टॉक नहीं रखते। 3.9 दिन, 4 दिन का स्टॉक, और 2023 में 45 दिन का स्टॉक। तो 45 दिन का स्टॉक तो कभी भी धागे की ट्रेडिंग वाले बंदे के पास होता ही नहीं है, आप जितना जितना मर्जी चेक कर लें। अगर कोई रखता है तो बहुत बड़े टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है वो, तो कभी भी फट सकता है। तो 45 दिन का स्टॉक साइन है कि या तो वो बोगस एंट्रियां करके अपना स्टॉक दिखा रहा है और कैपिटल विड्रॉ करवा रहा है कि स्टॉक के बहाने, ठीक है, या फिर वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। ठीक है, तो मौके पे जाके हमने देखा तो कोई भी इतना ज़्यादा स्टॉक हमें वहाँ पे नज़र नहीं आया। ठीक है, तो ये 45 दिन का स्टॉक एक साइन सिग्नल था कि उसने शायद अपनी बैलेंस शीट को मैनिपुलेट किया हुआ है। डेटर डेज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हैं, 30 से 45 दिन का क्रेडिट रहता है इस इंडस्ट्री में, तो 40 दिन के करीब के आ रहे थे। क्रेडिटर डेज इसके 27 डेज के आ रहे थे, बढ़ गए थे क्रेडिटर डेज। आप याद रखिए जो धागे की ट्रेडिंग करते हैं उनको धागे की परचेज पे जो जो मिलों से ये परचेज करते हैं, इनको 7 से 10 दिन का ही क्रेडिट मिलता है, 7 से 10 दिन का ही मिलता है। अगर इन्होंने मैक्सिमम 15 दिन का लगा लीजिए, मैक्सिमम 15 डेज का, अगर इन्होंने ज़्यादा क्रेडिट पीरियड लेना है तो इनको हेफ्टी इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अपने सप्लायर को, तो वो इंटरेस्ट 1% पर मंथ भी हो सकता है। तो हाई इंटरेस्ट रेट पे इनको बोरो करके वो आगे के दिन को उधार लेना पड़ता है, और ये 27 डेज का उधार ले रहा था, तो ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट भी पे कर रहा था अपनी परचेजेस के ऊपर। तो ये भी एक रीज़न था कि इसकी जो एबिटा मार्जिन थी वो कम मारी थी, तो थोड़ा बहुत कई बार 1% 1.25% के करीब हो जाती है यूजली, बट इंडस्ट्री में 1% के करीब ही रहता है। ठीक है, तो अब क्या था कि
इसकी जो टर्नओवर थी वो टर्नओवर इसने डिप मार दी, 5 गुना एनहेंसमेंट लेने के बाद भी टर्नओवर डिप मार दी। फिर चलो हमने देखा कि वाईटीडी सेल्स देख लें कि अप्रैल 23 से लेके अक्टूबर 23 तक बंदे ने क्या काम किया। ठीक है, उसमें हमने देखा कि इसकी 60% टर्नओवर और डिप हो गई है फर्दर। इसने जो अप्रैल 22 से अक्टूबर 22 में सेल्स किया था उसके कंपैरेटिवली 60% और डिप नजर आ रहा था। पहले ही 23 में डिप है, ठीक है, और 23 में भी जो अचीव किया इसने अप्रैल 22 से अक्टूबर 22 तक, उससे भी 60% फर्दर डिप था करंट ईयर में। ठीक है, 5 गुना इन्वेस्टमेंट अपने से ऑलरेडी ले चुका है। ठीक है, अब 2 करोड़ रुपए की और इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल डिप हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद एमपीबीएफ शॉर्टफॉल उसका दिख रहा है, एमपीबीएफ शॉर्टफॉल के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए। और सबसे मजे की बात कि ड्राइंग पावर नहीं बैठ रही। ड्राइंग पावर उसकी नाम मात्र 1-2 करोड़ रुपए की आ रही है। सीसी लिमिट की देने के लिए तो 7 करोड़ की पूरी ड्राइंग पावर चाहिए। तो ड्राइंग पावर बनाने के लिए, एमपीबीएफ बनाने के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए। स्टॉक डेज, हेफ्टी स्टॉक डेज उसके नजर आ रहे हैं जिसका कोई जस्टिफिकेशन क्लाइंट के पास नजर नहीं आ रहा, तो जो कि एक सिग्नल है कि भाई वो कैपिटल विड्रॉल हो सकती है उसके अंदर बिजनेस में से इंटरेक्ट वे में। तो इन्हीं सब रीजंस की को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला किया कि हम इसको एनहेंसमेंट नहीं देंगे। ऑल्दो उसकी सिस्टम कंसर्न हमारे पास बहुत सेटिस्फैक्टरी चल रही है, हेल्दी टर्नओवर वाली है, इतनी सारी लिमिट वाली है और नील यूटिलाइजेशन वाली है। ठीक है, तो हमने इसमें फैसला किया कि अब हम इसमें कोई भी एनहेंसमेंट नहीं करेंगे। और कल ही मुझे जो रीजनल हेड्स का मेल आया कि उन्होंने बोला कि इसको प्लेन रिन्यूअल कर दो, इसका खाली प्लेन रिन्यूअल ही कर दो। हालांकि प्लेन रिन्यूअल भी चैलेंज है, बट उन्होंने बोला प्लेन रिन्यूअल कर दो। और जो ये सिस्टर कंसर्न है जिसमें लिमिट यूज नहीं कर रहा, इसकी लिमिट 5 करोड़ से रिड्यूस करके 1 करोड़ रुपए कर दो खाली। तो यहाँ पे लिमिट यूज नहीं है, 5 करोड़ से सीधा 1 करोड़ लिमिट कर दो, यानी 4 करोड़ की लिमिट यहाँ पे रिड्यूस कर दो और यहाँ पे 5 करोड़ पूरा का पूरा एज इट इज चलने दो। तो फिर हमने कंफर्ट ले लिया कि 5+1 यानी 6 करोड़ रुपए का ही हमारा एक्सपोजर रहेगा। और 6 करोड़ के एक्सपोजर के अगेंस्ट हमारे पास 16 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टियां हैं। कोई प्रॉपर्टी भी हमने रिलीज नहीं करनी इस रिडक्शन के अगेंस्ट। एंड इस वजह से फिर हमने उस चीज ओके किया, वो चलो हम 1 आध दिन में 2 दिन में वो अप्रूव कर देंगे, राइट। तो ये केस था। अब थर्ड केस के ऊपर आता हूँ। थर्ड केस एक्चुअली पहले मैंने ऑनबोर्ड किया था पिछले साल, और 6 महीने बाद उसकी मैंने एनहेंसमेंट भी की थी। अभी मार्च अप्रैल के अराउंड में उसकी एनहेंसमेंट की थी। अब इस बार फिर से उसने एनहेंसमेंट के लिए अप्लाई किया है। तो इस बार ये केस मैंने नहीं देखा था, मेरे कोलीग ने देखा था, बट अच्छा एक लर्निंग फेज था, एक फनी बात थी इसमें, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं ये चीज़। तो जब मैंने पहले ओरिजिनली ऑनबोर्ड किया था लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर मैंने किया होगा ये सितंबर 22 के अराउंड किया होगा, सितंबर 22 के अराउंड मैंने ऑनबोर्ड किया था। तो उस टाइम इसको हमने दिया था 1 करोड़ रुपए, नहीं सॉरी 98 लाख रुपए, 98 लाख रुपए हमने दिया था इसको ओडी लिमिट। उसके अगेंस्ट इसने हमें 95 लाख रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी दी थी ऑफिस की अपनी। ठीक है, तो अच्छी लोकेलिटी में लोकेटेड थी, बहुत बढ़िया लोकेलिटी में, वन ऑफ द पॉश एरिया ऑफ लुधियाना। तो वहाँ पे लोकेटेड प्रॉपर्टी थी, तो 95 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, तो इसी वजह से 3 लाख रुपए कम भी थे, तो हमने कोई दिक्कत नहीं समझी, तो हमने ओके कर दिया केस। ठीक है, देन इसका काम समझा देता हूँ। इसका काम था ट्रेडिंग ऑफ मेडिसिन, वो वाली मेडिसिन नहीं, मतलब कोई वो शॉपकीपर नहीं है, ये होलसेल ट्रेडर है, दवाइयों का नहीं। दवाई ये जो इंजेक्शंस वाली दवाई होती है इसके पास, वो जो हम बोलते हैं ना मैटर्निटी वाले, कि किसी को बच्चे नहीं हो रहे तो उसको उसके लिए मेडिसिन इंजेक्शंस जो लगते हैं जेंट्स को या लेडीज़ को, तो वो इंजेक्शंस की बच्चा हो जाए, मतलब उसके इंजेक्शंस से बेचता था कंपनियों के। ठीक है, तो वो ऐसे नहीं था कोई शॉप खोल के बैठा हुआ है उसकी, तो ये होलसेल ट्रेडर, होलसेल सप्लायर था हॉस्पिटल्स वगैरह को, कोई केमिस्ट को जिनको चाहिए, तो वहाँ पे ये सप्लाई करता था। कोई जो सेंटर्स होते हैं जो जहाँ पे चाइल्ड्स वगैरह होते हैं करवाते हैं वो, तो आईवीएफ सेंटर्स वगैरह, तो वहाँ पे ये सप्लाई करता था। तो इस तरह का इसका बिजनेस मॉडल था। तो हमने ये ऑनबोर्ड किया था, तो 95 लाख रुपए का एसओसीपी पे 98 लाख रुपीस की ओडी लिमिट। देन ये अराउंड फेब या मार्च महीने की बात है इस साल, तब ये एनहेंसमेंट के लिए आ गया, और इसने बोला कि भाई मेरे को तो और पैसा चाहिए। अब और पैसा, फिर प्रॉपर्टी में तो मार्जिन था नहीं, प्रॉपर्टी और कोई देने को राजी भी नहीं था ये।
तो फिर हमने बोला कि भाई चलो ठीक है, आपको सीजीटी एमएससी में कुछ बना लेते हैं। हालांकि उस टाइम मैं रिजेक्ट कर रहा था ये प्रपोजल, बट मेरे सीनियर्स की को कॉन्फिडेंस में लेके रीजनल हेड्स ने तो इस केस को करवा लिया। तो हालांकि मैंने उस टाइम भी मना किया था कि नहीं करना चाहिए ये केस। तो चलो खैर, 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने दी, तो हमने इसको सीजीटी एमएससी में किया। तो हमने टोटल क्लाइंट को 98 लाख रुपीज़ का यहाँ पे था। तो 25 लाख की इन्वेस्टमेंट के लिए इसने सॉरी अप्लाई किया था। तो हमने इसको टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपए सैंक्शन किया, सीसी लिमिट। सीजीटी एमएससी में हम सीसी लिमिट ही कर सकते हैं, तो सीसी लिमिट ही हमने सैंक्शन किया। और इसमें हमारे पास 95 लाख रुपीज़ का प्रॉपर्टी हो गया और 25 लाख रुपए का हमारे पास सीजीटी एमएससी का कवर हो गया। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया। और अब ये नवंबर महीने में दोबारा आया, नवंबर मंथ में दोबारा आया, तो बोला कि भाई मेरे को 20 लाख रुपए और चाहिए। तो यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपए इसका ऑलरेडी चल रहा था, तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए की टोटल इसकी डिमांड थी। प्रॉपर्टी बंदा कोई नहीं दे रहा था, प्रॉपर्टी है ही नहीं उसके पास और देने के लिए। घर की जो प्रॉपर्टी वो सेल कर चुका था। और अब इसने बोला कि 20 लाख रुपए और दे दो, वो भी सीजीटी एमएससी में कवर कर दो। ठीक है, अब क्या था कि एक और पिक्चर थी इसके साथ। अब देखिए कि जब इसने हमारे पास सितंबर 22 में ओरिजिनली मेरे पास लिया था, तो इसने मेरे से 1 करोड़ रुपए ओडी लिमिट सेंक्शन करवाई थी पहले। 1 करोड़ ओडी लिमिट सेंक्शन कराई, 1 करोड़ की एसओआरपी के अगेंस्ट, अपनी घर की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। और ये लिमिट हमारी प्लेन टेक ओवर थी, आई थिंक कोई सरकारी बैंक था, मेरे को नाम नहीं याद। तो प्लेन टेक ओवर थी उस टाइम। तो जब हमने सैंक्शन कर दिया, तो क्लाइंट आया कि भाई मैं घर की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, मेरी प्रॉपर्टी चेंज करो। उसने दूसरे बैंक में भी घर की प्रॉपर्टी दे रखी थी। ठीक है, तो घर की प्रॉपर्टी कहता मैंने सेल पे लगा रखी है, तो मेरे को सेल करनी है, वो पुरानी हो चुकी है, मेरे को अपने बेटे की शादी करनी है, तो मेरे को एक नए घर में मूव करना है ताकि उसकी मतलब मैरिज वगैरह में भी प्रॉब्लम ना आए। तो घर की प्रॉपर्टी सेल करनी है। तो हमने मार्केट इंक्वायरीज भी की कुछ, वहाँ के जो लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उस एरिया के, तो वहाँ पे पूछना चाहा मैंने भी खुद फ़ोन करके पूछा, तो रिकन्फर्म करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई हाँ, ये प्रॉपर्टी सेल पे लगी हुई है। तो फिर हमने भी ठीक है, हमने भी सोचा कि चलो ठीक है, ये प्रॉपर्टी सेल पे लगाई है, इसने जेन्युइनली लगाई है। तो फिर हमने कॉल लेके इसकी एसओसीपी में ले ली प्रॉपर्टी, चाहे दूसरे बैंक के पास घर की प्रॉपर्टी थी। तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी हमने 95 लाख रुपए की ले ली, क्योंकि इसकी वैल्यू पहले 1 करोड़ थी, अब इसकी 95 लाख आई। तो फिर हमने थोड़ा सा 2 लाख रुपए रिड्यूस कर दिया, तो 98 लाख रुपीज रिड्यूस करके हमने इस तरह से ऑनबोर्ड किया। अब क्या था, जब मार्च 23 तक आया तब तक भी सेम सीन ही था। घर की प्रॉपर्टी कह रहा था मैं बेच रहा हूँ, तो वही सीन था। तो अब हमने देखा कि अब इसने क्या किया कि अब उसने ये फाइनली घर की प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी है, सेल आउट कर दी थी। तो अब इसने एक नया घर ले लिया था, और उस नए घर के ऊपर इसने 1 करोड़ 80 लाख रुपए का हाउसिंग लोन भी ले लिया। 1 करोड़ 80 लाख रुपए का हाउसिंग लोन भी ले लिया। ये हाउसिंग लोन से लिया था अप्रोक्सीमेटली जुलाई के महीने में, जुलाई मंथ में। तो हाउसिंग लोन की जो ईएमआई जा रही थी, ईएमआई इसने उसकी हाउसिंग लोन की लगवाई हमारे अपने ही फर्म के अकाउंट से, फर्म के करंट अकाउंट से लगवा दी। यानी कि उस हाउसिंग लोन को भी फर्म की ऑब्लिगेशंस का पार्ट बना दिया। ठीक है, कि फर्म के अकाउंट से ही उसकी ईएमआई निकलेगी। अब 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए और आ रहा था। अब क्या था कि जब हमने ये सितंबर 22 में ऑनबोर्ड किया था, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं अभी आपको। जब हमने ऑनबोर्ड किया था तो इसकी अराउंड 3.5 करोड़ की सेल्स थी, 3.5 करोड़ की सेल्स थी। ये सितंबर 22 है ना, तो इसकी ये FY22 में सेल्स थी 3.5 करोड़ की। ठीक है, तो इसकी जो FY20 में सेल्स थी वो थी अराउंड 4.5 करोड़ की, 4.5 करोड़ की। FY21 में इसकी जो सेल्स थी वो थी अराउंड 4 करोड़ रुपए की। ठीक है, और FY22 में कितनी थी इसकी सेल्स? 3.5 करोड़ रुपीज की। तो सेल्स में कंटिन्यूस डिप आ रहा था। ठीक है, ऑल्दो जो उस टाइम सितंबर 22 तक हमारे पास सेल्स की इसने प्रोजेक्शन दी थी FY23 की, जो हमें करंट ईयर की अचीवमेंट से भी लग रहा था। तो इसने प्रोजेक्शन दी थी कि आराम से मैं 4.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की अचीवमेंट मैं कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये उसको पैसा जो दिया था, तो इसने ये बोला था। तो जब मैं आपको फनी बात बताता हूँ, तो जब मैंने इसकी मैं विजिट करने गया सितंबर 22 में,
तो हमने पूछा कि सर ये टर्नओवर आपकी डिप क्यों हो रही है, कि आपका तो मेडिसिन का काम है। कहता कोविड की वजह से डिप हो रही है। हमने कहा सर कोविड की वजह से आपकी सेल्स डिप कैसे हो सकती है, कि आपका तो मेडिसिन का काम है और वो भी ये बच्चों वाली मेडिसिन है आपकी, ठीक है, तो इसमें तो कोई गलती है नहीं, कोई कमी होनी नहीं चाहिए कि चलो ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपकी डिप होगी तो पर यहाँ पे आपकी डिप तो होनी नहीं चाहिए थी 2022 में। वो कहता कि जी कोविड में शादियाँ नहीं हो रही थी, मैरिजेस नहीं हो रही थी। कहता जब वो मैरिजेस नहीं हो रही हैं तो बच्चे नहीं हो रहे। तो कहता अगर बच्चे नहीं हो रहे तो कहता मेरे इंजेक्शन कहाँ से बिकेंगे। तो बड़ा मतलब बड़ी मुश्किल से वहाँ पे हमने अपनी हंसी को कंट्रोल किया कि क्लाइंट के सामने उसको ऐसे ना लगे, बट खैर। तो कहता इस वजह से मेरी टर्नओवर डिप हो गई, पर हमारा कंफर्ट था प्रॉपर्टीज वगैरह पे, चलो ओवरऑल प्रोफाइल ठीक थी, जिन कंपनी से बाइंग कर रहा था वो ठीक थी, जो कस्टमर बेस था वो ठीक थे, तो हमने कॉल लेके केस को कर दिया। तो उस टाइम इसने जब किया था तो इस टर्नओवर की प्रोजेक्शन थी। जब मैं मार्च 23 में आया तो फिर मैंने तो चेक करना ही था ना कि भाई ये 4.5-5 करोड़ पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो हमने देखा कि वहीं पे ये घूम रहा है 3-3.5 करोड़ के ऊपर ही, मतलब ऐसे लग रहा है 3-3.5 करोड़ के ऊपर ही पहुंचेगा, और एनहेंसमेंट के लिए और अप्लाई कर रहा था। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि मैं मार्च 23 में रिजेक्ट कर रहा था कि ये बंदा बेवकूफ़ बना रहा है कि अब तो शादियां हो रही है ना 23 में, तो अब तो कोविड है नहीं, तो अब तो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, तो अब ये क्यों कह रहा है कि भाई मेरी दवाइयाँ नहीं बिक रही। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बट कुछ ऐसा हुआ कि सीनियर्स के साथ कॉन्फिडेंस में लेके, वही प्रोफाइलिंग को लेके, वही कोलेट्रल को लेके, वही कि एग्जिट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कि ओवरऑल पार्टी तो स्ट्रांग ही है, कहीं नहीं जाता, प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रांग है, लोकेलिटी बहुत अच्छी है, तो कंफर्ट्स को लेते हुए उन्होंने कर दिया। ठीक है। अब आया बाबूजी दोबारा 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए। सेल्स 2023 में फाइनली क्लोज की इसने 3 करोड़ रुपए की, जिसके अगेंस्ट इसने प्रोजेक्शन कितनी दी थी, 4.5-5 करोड़ की। करंट ईयर का भी सेम ही ट्रेंड चल रहा था, सेम ट्रेंड ही चल रहा था। अब इस बार चाहे मैपिंग चेंज हो गई थी अकाउंट की, मेरे कोलीग के पास ये अकाउंट आया था हैंडल होने के लिए, बट उसने मेरा फीडबैक तो लेना ही था। अब तो नहीं मैंने छोड़ा इसको, मैंने तो अब बोला कि भाई बता अब सेल्स कितनी की है इस बंदे ने। तो सेल्स वगैरह वहीं पे स्टैंड कर रही है और एनहेंसमेंट और चाहिए। तो अल्टीमेटली अब हमने इसको फाइनली कॉन्क्रीटली क्लाइंट को बोल दिया कि भाई अब हम आपको कोई एनहेंसमेंट नहीं देने वाले। अब आपके जो वेग रीजंस हैं कि मैरिजेस नहीं हो रही, बच्चे नहीं पैदा हो रहे, वो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो कृपया करके थोड़ा सा अपने काम के ऊपर फोकस करिए, काम बढ़ाओगे तो हम आपको एनहेंसमेंट देंगे, अदरवाइज अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम आपका रिन्यूअल के टाइम रिडक्शन भी प्लान कर सकते हैं, राइट। तो इसी वजह से हमने इस केस को अल्टीमेटली आज आज की डेट में मना किया पिछले महीने। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अप्रूवल एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच।